तो क्या जब आप छोटे थे तो आपको लग रहा था कि मुझे पिताजी की जो परंपरा है किसानी को उसको आगे लेकर बढ़ाना, कि आप पहले बचपन से सोच रहे थे मुझे बदलाव करना है? मैं बताऊं, मैं राजनीति में आने के पहले ही मेरी पृष्ठभूमि किसान है। मैं लगातार कृषि को बढ़ावा देने के लिए अपने खेतों में मैं रोज़ घूमता हूं, आज भी। तो कितना अंतर देखते हैं आप चुनाव लड़ने की प्रक्रिया में, जनता से पहुंचने में या फिर अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने में? मैंने कहा, मैं 83 में पंचायती राज के माध्यम से राजनीति शुरुआत किया। इतने अभाव में हम लोगों ने राजनीति किया है कि गांव में रोड नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, पुल पुलिया नहीं, कोई बजट नहीं। आपको गृह मंत्री बनाया गया, उस समय आपके पास पूरे प्रदेश भर के जो जनता है उनकी सेवा करने के लिए आपको मौका दिया गया, तो उस समय की आपकी बड़ी उपलब्धि क्या रहा और कितना बड़ा संतुष्टि मानते हैं? 2008 में 4200 से चुनाव हारा था, उसमें भी परिसीमन हो गया। परिसीमन नहीं होता तो मैं नहीं हारता। कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि जो गरीब आदिवासी हैं उनको इनकाउंटर करके बीजेपी अपने पीठ थपथपाने के लिए उनको नक्सली बता रहे हैं। कांग्रेस से मैं पूछना चाहता हूँ कि जो शहीदी सप्ताह गांव-गांव में चला रहे हैं, उसमें चाहे लोकल आदमी, कोई बाहर के लोग नहीं हैं, इसमें स्थानीय लोग भी नक्सली बन करके, स्थानीय जो लोग हैं अधिकांशतः कोई नक्सल के तो सब सदस्य बन चुके हैं, अधिकांश बस्तर संभाग के कुछ लोग, लेकिन उसी का तो हो रहा है, पहचान हो रहा है कौन शामिल है। कर्जा माफ़ हो, चाहे बिजली बिल हाफ हो या फिर 3100 धान खरीदी की बात हो, इसको कहीं ना कहीं जनता नकारी है। कांग्रेस के भाजपा की जो महतारी वंदन योजना है, फिर जो बिना किसी लालच के जनता के बीच गई थी उसको स्वीकार किया, क्या लगता है? देखिए, कांग्रेस की सरकार आते ही इतने आतंक, अत्याचार और भ्रष्टाचार फैल गया कि जनता देखती रही नज़रों में। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम सवाल जवाब का है और मैं हूं आपके साथ रुपेश ठाकुर। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लगातार अलग अलग लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं, नेता, मंत्री और विधायकों से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं और जा रहे हैं उनके जीवन के सफ़र के बारे में, क्या उपलब्धि है उसके बारे में, और साथ ही साथ कुछ ऐसे सवाल जिनका सीधा सरोकार है आपसे। आज हमारे साथ मेहमान हैं भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व गृह मंत्री रामसेवक पैकरा जी। सर, धन्यवाद। सर, चर्चा में आगे बढ़ने से पहले हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों के बारे में आप अपने बारे में संक्षेप में बताएंगे। कौन है रामसेवक पैकरा जी, कैसे राजनीति में, क्या शिक्षा दीक्षा? देखिए, मैं ग्राम चंद्रा एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। रामसेवक पैकरा के माध्यम से मैंने लोग जानते हैं यहाँ पर, और मैं एक गांव में पढ़ करके, एक बापा प्राथमिक शाला, मेरे राजनीतिक जीवन बापा प्राथमिक शाला से मैंने शिक्षा अध्ययन किया 5वीं तक का। 8वीं तक का मेरे पड़ोसी गांव में था, वहाँ मिडिल स्कूल हमने पास किया, और हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी हमने ओडगी ब्लॉक के मुख्यालय में हमने अपना शिक्षा अध्ययन प्राप्त किया। तो यह है मेरे राजनीतिक जीवन की शिक्षा का क्षेत्र। निश्चित है, हमने राजनीतिक में शिक्षा के क्षेत्र में भी मैंने कॉलेज में भी प्रथम वर्ष वहाँ पर पढ़ाई किया। इसके बाद मैं लगातार जो है राजनीति में मेरे रुचि था और मैंने प्राइवेट BA और MA प्राइवेट किया। ये मेरे राजनीतिक जीवन के आने के पूर्व ही मैंने सोचा था कि मुझे राजनीतिक क्षेत्र में आना है। मैं ऐसे एजुकेशन, मैंने शिक्षा के समय ही छात्र जीवन में ही मैं साला नायक, क्लास कैप्टन, हॉस्टल का कैप्टन, इस तरह के महत्वपूर्ण जिम्मेदारी में मैं शुरू से राजनीति में रुचि रखता था। तो मेरे राजनीतिक जीवन छात्र जीवन से शुरुआत होता है, और छात्र जीवन में मैंने अपने ओडगी ब्लॉक में मैं खेल के रूप में भी मेरा नाम आगे चला। मैं राज्य स्तरीय कबड्डी खिलाड़ी के रूप में राज्य स्तरीय खिलाड़ी भी था। राज्य स्तरीय खिलाड़ी के रूप में मेरा कबड्डी का चयन हुआ था। फुटबॉल, वॉलीबॉल, ये दोनों गेम मेरे बहुत ही प्रिय गेम होते थे, जिसका मैं खूबी से अपने छात्र जीवन में खेला है, जिसके कारण मुझे चर्चित था कि मैं ओडगी ब्लॉक में कबड्डी का अच्छा खिलाड़ी के रूप में जाना जाता था। और निश्चित है कि जब फर्स्ट ईयर में हम लोग गए कॉलेज अंबिकापुर में, वहाँ भी हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में 3-4 लड़के हम ओडगी ब्लॉक के थे, पूरे कॉलेज को अंतर कक्षा कबड्डी में हम लोगों ने हराया। ये हमारे साथ में टीम का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो आज हम उस क्षेत्र में भी बात किया, लेकिन वास्तव में मुझे ऐसा मन में भाव पैदा हुआ कि हमारा क्षेत्र अभाव का ग्रस्त रहा है। ओडगी ब्लॉक, यहाँ से मैं 35 किलोमीटर दूर, रेण नदी बीच में पड़ता है। मैंने पैदल जा कर के वहाँ हॉस्टल में रहा, हॉस्टल में रह करके अपनी शिक्षा अध्ययन किया और वहीं से हायर सेकेंडरी 11वीं की परीक्षा पास किया ओल्ड कोर्स से। तो आप महसूस कर सकते हो कि कितना अभाव रहा होगा। और
77, 78, 79 माने वो कालखंड इतना था कि इन क्षेत्रों में न बिजली की व्यवस्था था, न पानी की व्यवस्था था और न तो पुल पुलियों का विकास हुआ था। इसलिए मुझे यहाँ से 35 किलोमीटर दूर पैदल ओड़गी ब्लॉक में जाना, हॉस्टल में रह करके पढ़ना आना जाना पड़ता था। तो उस समय का दौर इस तरह का था। और ओड़गी से मैंने जैसे ही निकला कॉलेज किया, फर्स्ट ईयर में रहने के बाद भी मेरी रुचि राजनीतिक क्षेत्र में था और मैंने शिक्षा को थोड़ा सा ब्रेक लगाया और मैं राजनीति की ओर आगे बढ़ा। और 1983 में मैंने एक गांव का सरपंच बना। पहली बार चुनाव में मैंने पंच के माध्यम से बना था, पंच बना, इसके बाद सरपंच बना। पहली बार मैं सरपंच बना 83 में और मेरा राजनीतिक जो शुरुआत 83 से शुरुआत हुआ है, 1983 से। और निश्चित है कि मुझे बहुत कभी कभी मेरे सभी साथीगण, हमारे ओड़गी ब्लॉक के मेरे मित्रगण सब टीचर बन गए थे और उनका भी मन में था कि हमारे मित्र एक राजनीतिक क्षेत्र में जा रहे हैं, उनको भी टीचर बनाया जाए। मेरा फॉर्म भी मेरे साथी लोग टीचर में फार्म भर दिए थे और मेरा भी सिलेक्शन उस समय हुआ था तो 83 में। तो मेरे पास दो तरह की वहाँ पर उपलब्धि था। एक तरफ मैं जनता से चुन करके सरपंच भी बन गया था, एक तरफ मेरा मेरिट बेस के आधार पर मैंने टीचर, सहायक टीचर भी बन गया था। ये मेरे 83 की उपलब्धियाँ है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 84 में उस समय कई पदों पर हम रख सकते थे। 84 में मैं ओड़गी ब्लॉक का जनपद सदस्य के साथ साथ जनपद का अध्यक्ष भी बना था 84 में। तो 84 में मैं अध्यक्ष बनने के बाद मेरे को राजनीति में एक अलग महसूस होने लगा कि यह क्षेत्र अभाव का ग्रस्त है और निश्चित है कि आने वाले समय में अगर हम राजनीति में संघर्ष करेंगे तो यहाँ आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। और मुझे बड़ा गौरवान्वित महसूस होता है। आज हमारे बीच में पूर्व हमारे कैबिनेट श्रम मंत्री रहा करते थे लरंग साई जी, स्वर्गीय लरंग साई जी, उनकी प्रेरणा से मुझे भी इस दिशा में आने का एक अवसर मिला। जब मैं 77 में 9वीं पढ़ रहा था ओड़गी में, उन्होंने केंद्र में एक श्रम मंत्री, राज्य मंत्री के रूप में बन करके ओड़गी ब्लॉक में आए थे। तो मुझे उनसे देख करके मुझे भी प्रेरणा मिला कि ये कि किसान का पुत्र और वो भी साथ शिक्षक थे, जैसा जानकारी मिला, कोई भी शिक्षक थे, इस्तीफा दे करके उन्होंने राजनीति में आया। तो मुझे उनकी दिशा मार्गदर्शन से मुझे लगा कि मैं भी, हमारा क्षेत्र काफ़ी पिछड़ापन है, इन क्षेत्रों का विकास राजनीति के माध्यम से ही हम कुछ कर सकते हैं। और निश्चित है कि उनकी प्रेरणा से मुझे राजनीति में आगे सफ़र करने का अवसर मिला। और लगातार जब इस तरह का मेरे जीवन में परिवर्तन आया तो मैंने राजनीति को माध्यम बनाया और लगातार सरपंच, मैंने कहा कि लगातार मैं सरपंच 3 बार रहा हूँ। इस पंचायत का लगातार 3 बार सरपंच भी रहा, 2 बार जिला पंचायत का सदस्य भी रहा। और 93 में माननीय हमारे इस पार्टी के जो समय हमारे वरिष्ठ नेता स्वर्गीय लखीराम जी हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनके आशीर्वाद से मुझे 93 में पिलखा विधानसभा का टिकट भी मिला। पहली बार टिकट मिला था मध्य प्रदेश से जब हम लोग थे। और 93 में मैंने बहुत अपने मोटरसाइकिल से अपने संघर्ष यात्रा शुरुआत किया था। मोटरसाइकिल से गांव-गांव के एक गांव पारे तक मैंने घूमा। और निश्चित है कि कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे डॉक्टर प्रेम साई जी, उनसे मेरा मुकाबला हुआ और हम कोई बहुत ज़्यादा अंतराल से पीछे नहीं थे। 9365 वोट से हम पहली बार जब चुनाव लड़े तो पिलखा विधानसभा में हम पीछे हुए, पराजित हुए। यह हमारी संघर्ष यात्रा और राजनीतिक क्षेत्र में हम प्रवेश किया। इसके बाद भी मैं लगातार संघर्ष करता रहा। पार्टी के नेतृत्व ने मुझे ट्राइबल क्षेत्र में इधर अनुसूचित जनजाति मोर्चे का जिला अध्यक्ष भी सरगुजा जिला से बनाया गया था उस समय 93 में चुनाव हारने के बाद। उसको भी हमने पार्टी के कार्यक्रमों को मैंने लगातार प्रयास किया आगे बढ़ाने का। 98 में मुझे फिर से पिलखा विधानसभा का चुनाव का टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया। निश्चित है कि उसमें हम बहुत कम वोटों से हम पिछड़ गए। कहीं न कहीं राजनीतिक उथल पुथल होता है, पारिवारिक में भी कभी कभी होता है, पार्टी में भी कुछ अंदरूनी कलह के कारण कहीं न कहीं मैं थोड़ा सा पीछे हो गया। और 1998 में मैं सिर्फ 1198 वोट से पीछे हुआ। ये बहुत बड़ा बने, हम अंतिम सीमा पर पहुंच गए थे। आपके बीच का गैप 9000 था, जब 98 में आके वो 1198 मैंने एकदम संघर्ष यात्रा, हम पीछे नहीं हुए। हम जैसे ही चुनाव हारे, मैं लगातार अपनी मोटरसाइकिल यात्रा से एक गांव-गांव पारा पार्टी तो घूमता रहा। उसी का परिणाम है कि हम कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री से चुनाव मेरा मुकाबला होता था, लेकिन 98 में मैं 1198 मुझसे पीछे हो गया। तो आप महसूस कर सकते हैं कि हमारी यात्रा बहुत संघर्ष में रहा है। और ये भी एक रहा है कि मैं अपने होम, मेरा जो विधानसभा था सूरजपुर था उस समय, और पिलखा विधानसभा जो है मेरे लिए दूसरे साइड का था।
मैं अपना मतदाता खुद नहीं दे पाता था, इसके बाद भी मैं वहाँ की जनता ने मेरा काफ़ी साथ दिया और मेरे साथ चलते रहे और पार्टी के आशीर्वाद से मैं वहाँ से चुनाव लड़ता रहा। 2003 में 2003 की बात करेंगे। 2003 निश्चित है कि हम वहाँ पर उस समय जब 2000 में हमारे छत्तीसगढ़ का राज्य का निर्माण हुआ, उस समय इस प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार बनी और उस माननीय योगी जी के कारण पूरे छत्तीसगढ़ में एक ऐसा वातावरण बन गया, उस समय नक्सलियों का तीव्र गति से प्रभाव बढ़ने लगा। सरगुजा संभाग हो चाहे बस्तर संभाग हो, इन संभागों में नक्सलियों का बढ़ता प्रभाव देख करके यहाँ की जनता, यहाँ के कार्यकर्ता सब मिल करके, चाहे भाजपा के हो चाहे कांग्रेस के हो, सब जो है योगी सरकार को परिवर्तन करना चाहते थे और निश्चित है उसका परिणाम हमारे सरगुजा संभाग में हम लोग 8 सरगुजा लोकसभा में हम लोग 8 सीट है और 8 में हम लोग 7 सीट चुनाव जीत करके उस बार आए थे 2003 में। तो मैं पिलखा विधानसभा से 2003 में पिलखा विधानसभा का विधायक बना और निश्चित है कि उस समय जो हमारी एक लक्ष्य था कि हमारे छत्तीसगढ़ से हमारे नक्सल समस्या दूर हो, उस दिशा में 2003 में हमारी डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में सरकार बनी और लगातार इस क्षेत्र में नक्सलियों के विरोध में, नक्सलियों को हटाने के प्रयास में लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार प्रयास किया और उसी का परिणाम है कि सरगुजा संभाग से नक्सली समस्या भी समाधान हुआ, समाप्त हुआ और बस्तर में भी हमारी लड़ाई उस समय काफ़ी जगह जगह मोबाइल टावर के माध्यम से भी जनसंपर्क अभियान को वहाँ बढ़ाया गया और वहाँ पर जगह जगह कैंप खोले गए, बस्तर संभाग में भी और सरगुजा में भी पुलिस कैंपों के माध्यम से पुलिस के बटालियन जगह जगह वहाँ पर विस्तार किया गया, कैंप लगा करके सुरक्षा दिया गया जनता को और उसी का परिणाम है कि हम लगातार सुरक्षा के माध्यम से जनता के बीच में विश्वास अर्जित किया, जिसका परिणाम है कि लगातार दूसरी बार भी माननीय डॉक्टर रमन सिंह की सरकार बनने का अवसर मिला। लेकिन उसके पीछे कई कारण हैं। सर मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपका पारिवारिक पृष्ठभूमि किसान का रहा है और आपको भी किसानी बहुत पसंद है, तो क्या जब आप छोटे थे तो आपको लग रहा था कि मुझे पिताजी की जो परंपरा है किसानी को उसको आगे लेके बढ़ाना, कि आप पहले बचपन से सोच रखे थे मुझे बदलाव करने हैं? मैं बताऊं, मैं राजनीति में आने के पहले ही मेरी पृष्ठभूमि किसान है। मैं लगातार कृषि को बढ़ावा देने के लिए अपने खेतों में मैं रोज़ घूमता हूँ। आज भी मैं मंत्री था उस समय भी और नहीं हूँ तो पर भी मैं डेली 2 घंटा मैं अपने खेतों में आज भी घूमता हूँ। मेरा रूटीन बना हुआ है और आज हमने परिवर्तन किया है। हमने कृषि कार्य को मैंने पहले चिंता किया कि जल ही जीवन है, पहले जल का उपलब्धता होना चाहिए। कृषि काम करना, ज़मीन को अगर सिंचाई का साधन नहीं है वह किसान आगे नहीं बढ़ सकता। प्राकृतिक खेती ठीक है, प्रकृति पर सब आश्रित हैं, लेकिन इसके बाद भी जल संसाधन होने की बहुत आवश्यकता है और मैंने इस दिशा में पहल किया। शासन की योजनाओं का लाभ लेकर के मैंने 5 तालाबों का निर्माण किया और आज भी मैं उस तालाब के कारण हम 2 तरह के लाभ ले रहे हैं। एक तो मत्स्य विभाग के माध्यम से मछली पालन के रूप में भी हम व्यावसायिक खेती कर रहे हैं। दूसरा, हम अपने खेतों में ड्रिप सिस्टम लगा करके आज 15 एकड़ में मेरा ड्रिप लगे हुए हैं। सब्जी खेती के माध्यम से हम उसका लाभ अच्छे से ले रहे हैं और उस पानी के कारण हमारा 10 एकड़ में हमने लीची और आम का भी पौधा लगाया है, 150-200 लगभग। तो आज मैं महसूस करता हूँ कि जल ही जीवन है। मैंने आधार बनाया कि राजनीति हम कर रहे हैं लेकिन हमारा पैतृक काम कृषि है। कृषि को और कैसे उन्नत हम कर सकते हैं, उन्नत तरीके से खेती कैसे कर सकते हैं, इसके लिए मैंने प्रयास किया। मैंने छत्तीसगढ़ के कई क्षेत्रों में घूमता था तो ड्रिप को मैंने कई जगह देखा। आज मुझसे उसका भी नकल करके उसको भी देख करके मुझे बहुत आत्मसंतुष्टि हुआ और मैं अपने खेतों में खुद जो है 15 एकड़ में ड्रिप लगाया है और अभी और हमारा ड्रिप लगाने की योजना चल रहा है। आप दोबारा आओगे तो मैं खेत भी दिखाऊंगा। तो आज मुझसे खेती के मामले में मैं आज इस क्षेत्र के लोगों को भी ड्रिप सिस्टम से खेती करने के लिए प्रेरणा दे रहा हूँ और लोग कर रहे हैं। हमारा खेती देख करके लोग अब ड्रिप सिस्टम से खेती करने का अपना रास्ता बनाया है और निश्चित है कि उसके लाभ भी लेना शुरू हो गया। कम पानी में ज़्यादा लाभ हम लोगों को, हम जब महसूस मैं भी करता था ड्रिप से कैसे खेती होगा, शुरू में मेरे भी परेशानी हो सकता है, लेकिन इतना आत्मसंतुष्टि और विश्वास पैदा हुआ कि ड्रिप सिस्टम से हम ज़्यादा से ज़्यादा खेती कर सकते हैं। इसलिए मेरा लक्ष्य है कि खेती को प्राथमिकता देंगे तो खेती एक ऐसा विश्वास है, आत्मनिर्भर भारत की कल्पना है। इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि हम 2047 तक सब आत्मनिर्भर भारत की, विकसित भारत की योजना बनाए हैं, उसके लिए एक ही तरीका है, सबके हाथ में काम हो, हुनर हो। तो हम उस दिशा में कर रहे हैं कि कृषि व्यवसाय को अगर हम सबको हुनर के माध्यम से सीख लें,
व्यवसायिक कार्यक्रमों को समझ ले तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस देश में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा। हर व्यक्ति के हाथ में रोज़गार पैदा हो सकता है। कृषि क्षेत्र में इतने काम हैं, उसको समझने की ज़रूरत है। लेकिन थोड़ा सा आज हम देखते हैं कि लोगों में रुचि कम हो रहा है, सब कोई शासकीय नौकरी की ओर भागने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं सबको मेरे तरफ से मैं सलाह देता हूं कि आप अपना घर द्वार छोड़ करके बाहर जाओगे, बहुत खर्चे होंगे, तो आप अपने घर में ही कुछ ऐसा व्यावसायिक खेती करो, चाहे पशुपालन करो, मत्स्य पालन करो, मधुमक्खी पालन करो, या बकरा पालन करो, बकरी पालन करो, माने और कृषि को उन्नत तरीके से, जो भी सब्जियां हम आज महंगाई 100 रुपया 150 रुपये तक की सब्जी खेती चला जाता है। आज गोभी हम देखते हैं, मैं गोभी खेती कर रहा हूँ, अभी हमारा गोभी अभी 60 रुपये किलो हम बेच रहे हैं, थोक में हमारा जा रहा है। लेकिन वही सब्जी हम देख रहे हैं फुटकर में 100 रुपये 90-100 रुपये बिक रहा है। तो हम करेले की खेती भी कर रहे हैं, लौकी की भी खेती कर रहे हैं, टमाटर का अभी भी मेरा 5 एकड़ में टमाटर लगा हुआ है, आपका खीरा का भी खेती हमारा चल रहा है। तो हम जो व्यावसायिक खेती जिसमें आय ज़्यादा हो सकता है, कम ज़मीन में ज़्यादा लाभ कैसे हो सकता है, ये काम हम ड्रिप सिस्टम के माध्यम से कर सकते हैं और पानी की बचत भी कर सकते हैं। उसमें पूर्ण रूप से अपना जो भी खाद डालेंगे वो पूरा ज़मीन जड़ के पास पहुंचता है। ड्रिप सिस्टम ये लाभ है। और इसलिए मैं तो सभी हमारे किसान भाइयों से भी मैं आग्रह करता हूं, आत्मनिर्भर बनना है, आत्मविश्वास के साथ काम करेंगे तो आप स्वरोजगार अपने घर में पैदा कर सकते हैं। जी, 83 में वो पहला 83 का समय था जब पहली बार चुनाव लड़े थे, और विधायक की बात किया जाए तो आप 93 में पहली बार चुनाव लड़े थे। जब उस समय जब चुनाव पहली बार लड़े थे आप, और आप जब 3 में जीत कर आए हैं, सामने में 3 में जीत कर आए हैं, तो दोनों बीच में जब अंतर करते हैं 93 में और 3 में, तो कितना अंतर देखते हैं आप चुनाव लड़ने की प्रक्रिया में, जनता से पहुंचने में, या फिर अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने में? मैंने कहा, मैं 83 में पंचायती राज के माध्यम से राजनीति शुरुआत किया। इतने अभाव में हम लोगों ने राजनीति किया है कि गांव में रोड नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, पुल पुलिया नहीं, कोई बजट नहीं। हम लोग राजनीतिक सेवा, जनता की सेवा किया है। राजनीति में आकर के शासन कांग्रेस की सरकार प्रदेश और देश में हुआ करता था। देखिए, गांव ग्रामीण विकास में कोई रुचि नहीं, कोई योजना नहीं, जिसके कारण हमारा गांव लगातार पिछड़ता रहा। और निश्चित है कि मैं अनुभव कर रहा हूं कि हम राजनीति में आने के बाद हम पूरा क्षेत्र के गांव कोना कुचरा हमने देखा है। और 2003 के बाद जब जनता ने परिवर्तन किया है, 2003 में इस प्रदेश में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार बनी है, जिसके परिणाम में जो अनुभव कर रहा हूँ कि 50 साल एक तरफ 54 साल कांग्रेस का कर दिया जाए और सिर्फ हमारे छत्तीसगढ़ में 15 साल माननीय डॉक्टर रमन सिंह की सरकार की योजना को हम कर दिया जाए, तो आज गांव-गांव ऐसा कोई गांव नहीं है कि हमारे गांव तक पहुंच विहीन हो। सभी गांव में, एक तो इस देश के लोग पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की योजना 2003 के बाद तीव्र गति से इतना आगे बढ़ा है कि हम गांव-गांव में प्रधानमंत्री सड़क के माध्यम से पहुंचा। इसके बाद जो बच गया वो छत्तीसगढ़ के हमारे डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में हम लोगों ने हर गांव को, पारा को, पुल पुलियों को जोड़ा, जिसका परिणाम है कि आज सभी गांव में पहुंच बन चुका है। और हमारे प्रदेश के जितने भी गरीब लोग थे, गरीबों के लिए जो माननीय डॉक्टर रमन सिंह ने बनाया योजना, कि हमारे खाद्यान्न योजना, जो हम गरीबों को 1 रुपये में 1 किलो चावल देने की योजना, जो पीडीएस को ठीक किया है, आज वही योजना चल रहा है। आज लगातार 15 सालों तक डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में गरीबों के लिए काम किया, किसानों के लिए काम किया। पंप कनेक्शन हमारे किसानों को लिए फ्री देने की योजना शुरुआत किया था। किसान को पंप कनेक्शन मिल करके लोग खेती में आत्मनिर्भर हो, इस दिशा में काम किया था। तो आप महसूस करते हैं आज हम कि स्वरोजगार के क्षेत्र में भी माननीय डॉक्टर रमन सिंह ने काम शुरुआत किया था। लवलीहुड के माध्यम से किसानों, हमारे नौजवानों को उनके हुनर का विकास हो, लवलीहुड कॉलेज के माध्यम से भी हो, और औद्योगिक विकास कैसे किया जा सकता है, सारे प्रशिक्षण उस समय दिए जा रहे थे। लेकिन आज हम महसूस कर रहे हैं कि 15 साल में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार और केंद्र में माननीय मोदी जी की सरकार के कारण और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की केंद्र में सरकार होने के कारण पूरे देश का, पूरे गांव का पहुंच बना हुआ है। और वही योजना चल रहा है जो आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो प्रधानमंत्री सड़क हो, या मोदी जी ने जो आज करके दिखाया है, आत्मविश्वास पैदा किया है, आप घर घर तक पानी पहुंचाने का काम शुरू किया है, नल जल योजना के माध्यम से, या प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से, या उज्ज्वला गैस के माध्यम से, या हमारा एक एक घर तक बिजली पहुंचा करके हम उनको उजाला दिया है। तो यह काम इस प्रदेश में डॉक्टर रमन सिंह सरकार में काम हुआ। अभी हमारे आदरणीय विष्णुदेव साय जी की सरकार अभी बनी है 2023 में,
उसका परिणाम है कि आज हम विश्वास किया है लोगों ने कि फिर से भाजपा जहाँ रहती है वहाँ विकास होता है। 5 साल 2018 में हमारी सरकार पिछड़ गई थी यहाँ छत्तीसगढ़ में। उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस के भूपेश जी मुख्यमंत्री बने। उन्होंने इतनी घोषणा किया, 36 प्रकार के इतने लोभ लुभावन घोषणा किया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि उन्होंने पूरा नहीं कर सका। घोषणा पत्र के आधार पर जनता को ठगा, युवाओं को ठगा, महिलाओं को ठगा। जो योजनाएं बनाया था सभी वर्गों के लिए, उसके कारण जो है जनता ने उनको एक बार मौका दिया, लेकिन इसने 5 साल में जनता के साथ धोखा किया, महिलाओं के साथ धोखा दिया, सभी वर्गों को ठगा। उसका परिणाम हुआ कि जनता ने उनको परिवर्तन करके विपक्ष में बैठा दिया। ये परिवर्तन का दौर आपने देखा होगा। अब अभी माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार बनी है। आज छत्तीसगढ़ में हम देखते हैं, आज किसानों ने जो के पास हमने वादा किया था, उनके धान खरीदी का वादा किया था, उसको पूरा 3100 रुपया के माध्यम से धान खरीदी हो रहा है। और उसमें भी आपका 20-21 क्विंटल, पहले 15 क्विंटल खरीदते थे, इसके बाद 5 क्विंटल अभी बढ़ा दिया गया। तो आप समझ सकते हो कि 21 क्विंटल 6 क्विंटल बढ़ा गया। 21 क्विंटल प्रति एकड़ के माध्यम से किसानों के धान खरीदे जा रहे हैं। तो इससे भी एक आर्थिक समृद्धि किसानों को बढ़ा है। इसके साथ आप देखते होंगे, पुराने 2 साल हमारी सरकार ने पिछले समय में, जब डॉक्टर रमेश की सरकार में 16-17 में 2 साल का बोनस हम लोगों ने वादा किया था, नहीं दे पाए थे। और कांग्रेस ने इसको बहुत तरीके से अपने घोषणा पत्र में रख करके भुनाया था, उसको लाभ मिला था कांग्रेस को। लेकिन कांग्रेस ने 5 साल में किसानों को बोनस नहीं दे सका 2 साल का। हमारी सरकार बनते ही माननीय विष्णुदेव साय जी ने 2 साल का बोनस किसानों को यहाँ पर दिया, जिसका लाभ आज हमने वादा क्यों पूरा किया है। साथ में हमने वादा किया था, महतारी बंधन की बात कहा था कि हमारे विवाहित महिला हो, ऐसे 18 साल के जो विवाहित महिला हैं उनको चाहे विधवा हो, ऐसे माताओं के नाम से महतारी बंधन की योजना शुरुआत किया। और आज हम पूरे प्रदेश में 70 लाख माताओं बहनों को हम महतारी बंधन का लाभ दे रहे हैं। ये जनता में विश्वास किया है। और आप देखते होंगे कि हमारे 18 लाख आवास जो रुका हुआ था, 18 लाख प्रधानमंत्री आवास रुका हुआ था, राज्य सरकार के शेयर होता है, इन्होंने 5 सालों में शेयर राज्य सरकार ने नहीं दिया, जिसके कारण हमारा 18 लाख गरीब परिवारों का आवास बनना था, रुका हुआ है। उसको भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया कि हम 18 लाख आवास गरीबों को पास करेंगे। ये शुरुआत हो चुका है। तो आप महसूस करते हैं कि अभी हमारे कांग्रेस की सरकार और हमारे में कितना अंतर है। हम जो वादा किया उसको पूरा कर रहे हैं, कांग्रेस ने 2 वादा किया वो धोखा दिया है, ये अंतर आया है। तो आज फिर से छत्तीसगढ़ में जनता के हित में काम हो रहे हैं। हमारी योजनाएं जो पुराने समय में चल रहा था, गरीबों को खाद्यान्न हम दे रहे हैं। इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने 80 करोड़ जनता को जो कोरोना काल से 5 किलो का चावल फ्री में देने की योजना शुरुआत किया था, वो आज भी लागू है। और अभी 5 साल तक माननीय मोदी जी ने कहा है अगले 5 साल तक हम इसको पूरा करेंगे। आने वाले समय में निश्चित है कि इस प्रदेश की जनता ने हमें पूरा समर्थन दिया है। और लोकसभा के चुनाव में भी आपने महसूस किया होगा, कांग्रेस ने धोखा से 1 सीट जीत गए, कोरबा की सीटें धोखा से जीत गए। मैं तो उसको धोखा से मानता हूँ। कई लोगों ने, मैंने कहा वातावरण इतना अच्छा था हमारा, लेकिन कुछ कारणों से हम पिछड़ गए। लेकिन 10 सीट हमारे प्रदेश की जनता ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय विष्णुदेव सर के प्रयास से यहाँ पर फिर से 10 सीट लोकसभा में चुनाव जीत के हम लोग भेजा है। तो यह एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी, 2003 में जब पहली बार आप जीत कर आए, विधायक बनकर आए, तो आपके सामने मुख्य चुनौती क्या क्या थी? हमारे सामने चुनौतियां, हम तो विपक्ष में रहते रहते पूरा चुनौती ही देख रहे थे कि क्या क्या काम बचा हुआ है। हमारे आने के बाद इतने, हमारे पिलखा विधानसभा में हमने कम से कम पहली बार जब चुनाव जीता तो 15-20 हाई स्कूल का हायर सेकेंडरी में उन्नयन कराया, जितने नदी नाला से पुलों का निर्माण में पूरा किया। और आपके आवागमन के क्षेत्र को मैंने पहली प्राथमिकता दिया, जिसका लाभ, और बिजली के क्षेत्र में हमने प्रयास किया कि बिजली पहुंचना चाहिए। पेयजल के रूप में हैंडपम्प को निर्माण काफ़ी उस समय किया, बहुत काफ़ी समस्याएं थी। मैंने कहा पहुंच विहीन क्षेत्र था, उसको हमने प्रयास करके पूरा किया। मैं तो एक उदाहरण देता हूं, आज भी एक ठूठी झरिया जैसे प्रतापपुर में हमारा गांव है, वहां पर आज़ादी के बाद कोई नेता वहां नहीं गया था। मैंने नक्सली प्रभावित गांव था, मैंने पद यात्रा 6 किलोमीटर पैदल जा करके जंगल के बीच में गया, जहाँ पगडंडी रास्ता था, वहाँ मैंने पैदल करके, लोगों ने 2 ही वादा मांग किया था कि आप बहुत दिन पहली बार आप ऐसे नेता हो जो आए हैं, तो वहाँ पर हमको बिजली का लाइट और आवागमन दे दिया जाए, क्योंकि हमारे मरीज जो है हम खटिया में ढो करके मेन रोड पर 6 किलोमीटर दूर ले जाना पड़ता है। मुझे
निश्चित है कि मैं इस विषय को अपने आप में महसूस किया कि कितना बड़ा अभाव है, और उसको मैंने माननीय डॉक्टर रमन सिंह को अपनी बात को रखा, और उसका परिणाम ये हुआ कि हमारा 6.5 किलोमीटर पदयात्रा करने का लाभ उसको मैंने प्रधानमंत्री सड़क से जुड़वाया, और उसको पक्की रोड वहाँ तक पहुँच गया, बिजली का विस्तार वहाँ तक पहुँच गया। ये हम अभाव को देखा कि अभाव में कैसे लोग जी रहे हैं। मैं खुद अभाव में था, खुद मेरा गांव जो है चारों तरफ से नदी नाला, छोटे छोटे नालों से घिरा हुआ था, लेकिन सरकार में आने के बाद मैंने सभी गांव को हद पार को पक्की रोड से जोड़ा, सीसी रोड से जोड़ा, पुल पुलियों से जोड़ा, और बिजली के एक एक घर तक पहुँचाया। तो यह परिवर्तन हम लोगों ने किया है, वो आत्मविश्वास पैदा लोगों में है, आत्मविश्वास है लोगों में। भाजपा जो करती है, ये तो धोखाधड़ी में कांग्रेस आ गई थी। तो पिछले बार जो हमारे लगातार एंटी कम्बेंसी समझ करके लोग वोट दे दिया, लेकिन पछताया। 5 साल तक कांग्रेस के कार्यकाल को जनता ने देखा, वो पछताया भी, क्योंकि 5 सालों तक सिर्फ भ्रष्टाचार के सिवा कुछ हुआ ही नहीं। गोठान घोटाला हो गया, गोठान बना दिए जगह जगह, ऐसे गोठान जहाँ पर एक तो कोई व्यवस्था नहीं। गोठान में काफ़ी भ्रष्टाचार हुआ। गोठान में एक बैल गाय भी नहीं रहता, लेकिन इनके रिकॉर्ड में बैल दिखाई दे रहा है। इनके रिकॉर्ड में गौ का जो पैसे आते थे उसको दिखाई दे रहा है। इनके रिकॉर्ड में गोठानों से गोबर खरीदी जा रही है, किसानों के गोबर खरीदे जा रहे हैं। सब फर्जीवाड़ा का काम किया था। उसी का परिणाम है कि इनको गौ माता का भी श्राप मिल गया कि गौ माता के नाम पर भ्रष्टाचार कर रहे हो, ये माफ़ नहीं होगा। उनको गौ माता का श्राप भी पड़ गया। 2008 में आपको हार मिली, कम अंतर से हारे। 2013 में एक बार फिर आप जीत कर आए, आपको गृह मंत्री बनाया गया। उस समय आपके पास पूरे प्रदेश भर के जो जनता है उनकी सेवा करने के लिए आपको मौका दिया गया। तो उस समय की आपकी बड़ी उपलब्धि क्या रहा और कितना बड़ा संतुष्टि मानते हैं? मैं 2008 में 4200 से चुनाव हारा था, उसमें भी परिसीमन हो गया। परिसीमन नहीं होता तो मैं नहीं हारता। पिलखा विधानसभा में मेरी अच्छी पैठ बन गया था, लेकिन 2008 में परिसीमन के बाद मुझे प्रतापपुर वार्ड नंबर 1 नया विधानसभा में जाना पड़ा। मेरा होम क्षेत्र छूट गया, जिसके कारण मुझे कुछ 4200 वोटों से नए क्षेत्र जाने का नुकसान हुआ। लेकिन इसके बाद भी मैं संघर्ष करना छोड़ा नहीं। मैं लगातार अपने संसाधन से लगातार गांव-गांव का दौरा करके मैं अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलता रहा, जनता से मिलता रहा, छोटी मोटी समस्या के लिए आवाज़ उठाता रहा। इसी बीच में मुझे 2010 में इस प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया कि मुझे भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। ये मेरे लिए बहुत बड़ा उपलब्धि पार्टी ने दिया, और मैं अपने कार्यों को निश्चित है कि उस पार्टी के दिशा निर्देशन में अपने लगातार पूरे प्रदेश के हर जिलों में दौरा करके पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिल करके पार्टी के जनाधार को बढ़ाने का प्रयास किया, संगठन को मजबूत करने का काम किया। और लगातार मैंने 2010 से 3 तक पार्टी के लगातार 3.5 साल तक मैं पार्टी का अध्यक्ष रहा हूँ। इसके बाद 13 में जो चुनाव हुआ, हमारे डॉक्टर रमन सिंह के सरकार फिर से 2013 में बना, और मुझे भी भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास किया था। और पिछले समय में सरगुजा में मैंने कहा कि 2013 में 8 विधानसभा में सिर्फ मैं अकेला चुनाव जीत के आया था, और भारतीय जनता पार्टी सरकार में मुझे गृह मंत्री के दायित्व को निभाने का अवसर दिया। तो मुझे लगातार मैं 5 साल तक जनता की सेवा किया, और पूरे प्रदेश के विभिन्न जिलों में दौरा करके इस जो भी हमारे विभाग की समस्याएं थे उसको दूर करने का प्रयास किया। नक्सल समस्या पर लगातार अटैक होता रहा, लगातार हम लोगों को दबाव बना रहा अपने विभाग का। हमारे पुलिस के जवानों को लगातार वहाँ पर संघर्ष जारी रहा। बटालियन के फोर्स वहाँ पर भेजे गए, जगह जगह पुलिस के कैंप लगाए गए, बटालियन भेजे गए। उसका परिणाम ये हुआ कि हम दबाव बना करके सीमित क्षेत्रों में छोड़ा था। निश्चित है कि कांग्रेस की सरकार आने के बाद चुस्त दुरुस्त रहा, उसका कमी आई। जो हमारा चुस्त दुरुस्त होना चाहिए था उसमें कमी आई है। और आज नक्सल समस्या पर लगातार विचार करने योग्य है, क्योंकि मैं अनुभव करता हूं कि नक्सल समस्या का निराकरण हमारे माननीय अभी केंद्र के कैबिनेट गृह मंत्री जी आए थे। उन्होंने 5-7 राज्यों के डीजीपी और वहाँ के सचिवों को बुला करके अपना दिशा निर्देशन दिया है कि छत्तीसगढ़ के जो सीमाएं हैं, बस्तर संभाग है, उन संभागों के सीमावर्ती जो राज्य हैं वो भी अपने दबाव करें और हमारा भी दबाव बने। इसका परिणाम है कि अभी लगातार कुछ सरेंडर हो रहे हैं, कुछ जो आत्मसमर्पण हो रहे हैं, कुछ मारे जा रहे हैं। ये प्रभाव आज दिखाई देने लगा है, और मुझे पूरा भरोसा है माननीय अमित शाह जी ने, गृह मंत्री जी ने जो आश्वासन किया है कि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और नक्सल समस्या छत्तीसगढ़ से समाप्त करेंगे ही, देश से समस्या समाप्त करेंगे। कांग्रेस का ये आरोप लगता रहा है कि बीजेपी अपनी पीठ थपथपाने के लिए जो बेचारे आदिवासी हैं उनको इनकाउंटर कर रही है और नक्सलवादी बनकर बता रही है। कांग्रेस ये आरोप लगा रही है
कि जो गरीब आदिवासी हैं उनको इनकाउंटर करके बीजेपी अपने पीठ थपथपाने के लिए उनको नक्सली बता रहे हैं। देखिए, बस्तर क्षेत्र में शहीदी सप्ताह के रूप में लोग मनाते हैं, उसमें आखिर कौन लोग हैं? कांग्रेस से मैं पूछना चाहता हूं कि जो शहीदी सप्ताह गांव-गांव में चला रहे हैं, उसमें चाहे लोकल आदमी, कोई बाहर के लोग नहीं हैं। इसमें स्थानीय लोग भी नक्सली बन करके, स्थानीय जो लोग हैं अधिकांशतः कोई नक्सल के तो सब सदस्य बन चुके हैं अधिकांश बस्तर संभाग के कुछ लोग, लेकिन उसी का तो हो रहा है, पहचान हो रहा है कौन शामिल है। वो तो राजनीतिक मुद्दा बना करके बात कर रहे हैं कांग्रेस के लोग, लेकिन वास्तव में मैंने बस्तर क्षेत्र का भी दौरा किया है। वहाँ हर क्षेत्र में स्थानीय लोगों का सहयोग के कारण ही नक्सली पनपा है। अब उसमें पहचान में कौन लोकल है कौन बाहर है वो तो पहचान होता नहीं। मुठभेड़ में तो जो मारे जाएंगे, जो सामने दिखेंगे मुठभेड़ में मारे जाएंगे, तो ये तो आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा। लेकिन जनहित में मैंने महसूस किया कि बस्तर संभाग हमारा बहुत ही प्राकृतिक सुंदरता से भरा पूरा है। अगर नक्सल समस्या समाप्त होगा, सरगुजा समाप्त तो सरगुजा संभाग से तो समाप्त हुआ है, लेकिन बस्तर संभाग से भी दूर होगा। छत्तीसगढ़ हमारा बहुत ही प्रकृति के क्षेत्र में प्रचुर खनिज संपदा, प्राकृतिक सुंदरता है। पर्यटन के क्षेत्र में यहाँ बहुत बढ़ाया जा सकता है। इस दिशा में हमारा छत्तीसगढ़ बहुत आगे बढ़ेगा। इसलिए राजनीतिक चश्मे से कांग्रेस न दे करके यहाँ के विकास, यहाँ की समस्या का समर्थन करें, तो मुझे लगता है कि सबका विकास होगा, सभी क्षेत्रों का विकास होगा। और हम सिर्फ विपक्ष की भूमिका सिर्फ विरोध करने के लिए ही है, तो मुझे लगता है कि ये इनको जनता माफ़ नहीं करेगी। आपने देखा होगा अभी बस पश्चिम बंगाल में जो घटना घटी है, जो एक डॉक्टर के साथ मर्डर हुआ, रेप हुआ, उसमें विधेयक पास ममता जी की है, लेकिन उसमें हमारे भाजपा ने भी पूर्ण रूप से समर्थन किया। जो अच्छी चीज़ है उसके समर्थन किया है हमने जो देखा यूट्यूब के माध्यम से। तो ये तो उनको और उत्साह बढ़ाना चाहिए कि नहीं, नक्सल समस्या समाप्त होना चाहिए। ये सिर्फ कमियों को खोज रहे हैं, तो ये तो उनका विचारधारा, मुझे लगता है कि कांग्रेस का विचारधारा मानसिकता ये दबा हुआ है। नक्सलियों के कारण ही इनका राजनीति चल रहा था। जोगी जी इसीलिए तो कह रहे थे, ये जोगी नक्सली हमारे सताए हुए भाई हैं। 50 साल तक कांग्रेस की सरकार रही है, सताया किसने है? 50 साल तो इनकी राज रहा है, तो सताया कौन है? सताए हुए भाई बोल दिया था जोगी जी ने, उसका दुष्परिणाम उनको भुगतना पड़ा है। और मैं कहता हूँ कि 50 सालों तक जब जन्म हो रहा था उस समय कांग्रेस की सरकार थी, कुचले क्यों नहीं? इतना दिनों तक क्यों उनको पनपने दिया गया? यह महसूस समझने की ज़रूरत है कि कांग्रेस इसी कार्यक्रम में जो भी वर्तमान में डिप्टी सीएम हैं विजय शर्मा जी, उन्होंने कहा था कि हमारे पास दोनों रास्ते खुले हैं, बात का भी बंदूक का भी। जो नक्सली हैं वो जैसे समझना चाहते हैं हम समझाने के लिए तैयार हैं। खैर बात तो है सर, जब बात 2018 की करें तो भाजपा को बहुत बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा और कांग्रेस बहुत ज़्यादा सीट जीत कर आई। तो क्या कारण लगता है कि उनका जो कर्जा माफ, बिजली बिल भाव और जो धान का ज़्यादा रेट में लेना, क्या ये जनता को अपने तरफ खींचने में वो लोग सफल हो गए और बीजेपी कहाँ से चूक हो गई? निश्चित है, प्रदेश में माननीय डॉक्टर रमन सिंह की 15 साल की सरकारें थी। एलटी कम्बेंसी थोड़ा कुछ न कहीं दिखाई दिया था, उसका लाभ कांग्रेस को मिला। और 36 प्रकार के जो घोषणा पत्र था, मैं तो कह रहा हूँ घोषणा सरकार था, और घोषणा पर जनता ने विश्वास कर लिया। उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को मिला और हम विपक्ष में आए, 15 सीटों पर आए। इसका एकमात्र कारण था, हमने महसूस किया, गांव-गांव जाते थे, हमारा कर्जा माफ़ हो जाएगा। हर परिवार कर्जा लिया हुआ था, सोसाइटी के माध्यम से कर्जा लिया हुआ था, सहकारी बैंकों से कर्जा लिया हुआ था, और भी अन्य कर्जे हुए थे किसानों के, लेकिन सिर्फ सहकारी बैंक के खाद बीज का ही इन्होंने माफ़ किया। लेकिन उन्होंने कहा था किसानों के सभी कर्जे माफ़। तो इतना ज़्यादा अगर सीट पाए हैं तो किसानों के द्वारा उनका फर्जी घोषणा पत्र का लाभ उनको कांग्रेस को मिला है। इस कारण, और महिलाओं के साथ युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे हर महीने 2500 रुपया, इस तरह का इतने लोक लुभावन वादा किया था कि युवा वर्ग हो, महिला वर्ग हो और किसान, ये तीनों वर्ग मिल करके ये पूरे भाजपा को समर्थन न करके कांग्रेस को किया। इसका परिणाम है कि ये 65 सीट जो भी सीट पाए थे, लेकिन 5 सालों में आपकी गतिविधि क्या हो गई है? 5 सालों में कांग्रेस की गतिविधि कहाँ चला गया? इन्होंने काम नहीं किया था। 5 साल के कार्यकाल को जनता ने देखा था, जितने वादा शराबबंदी की बात बोले थे, घर घर शराब पहुंच गया। गांव-गांव में घेरा, उन्होंने कहा था कि हम शराबबंदी कर देंगे। घोषणा के आधार पर काम नहीं किया, उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ा है। और मैंने कहा विकास कार्य ठप था,
जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें में जो काम चल रहा था उन्हीं को जो है कुछ चलायमान चलता रहा और कुछ जगह मरम्मत कराते रहे, लेकिन कोई नया रचनात्मक काम नहीं किया, न कोई नया विकास के लिए बजट पास किया। इसका नुकसान तो 2018 के चुनाव में कांग्रेस जो जिस रणनीति के तहत चुनाव में आई थी उसी रणनीति को एक बार फिर से दोहराई थी 2023 में, लेकिन इस बार उनकी बातों को जनता विश्वास नहीं की और बीजेपी की तरफ आई। क्या फ्री का जो रहता है, चाहे कर्जा माफ़ हो, चाहे बिजली बिल हाफ हो, या फिर 3100 धान खरीदी की बात हो, इसको कहीं ना कहीं जनता नकारी है कांग्रेस के? भाजपा की जो महतारी वंदन योजना है फिर जो बिना किसी लालच के जनता के बीच गई थी उसको स्वीकार किया, क्या लगता है? देखिए, कांग्रेस की सरकार आते ही इतने आतंक, अत्याचार और भ्रष्टाचार फैल गया कि जनता देखती रही नज़रों में, और इसके घोषणा के आधार पर जो उन्होंने वादा किया था उसको भी साल 2 साल के अंदर जनता का विश्वास उनसे हटता गया, और लगातार ये अपने क्षेत्रों में दौरा करके जो भी घोषणा करते थे पूरा कभी किया नहीं। जहाँ जहाँ भी जाते थे घोषणा कर देते थे, लेकिन फील्ड में कोई काम होता नहीं। तो जनता तो चुनाव के समय ही याद करती है ना, सारे विषयों को ध्यान में रखा, और जितने भी इनके घोषणा पत्र था उसका भी लोगों ने, भाजपा ने उनको, जनता को याद दिलाया कि इन्होंने 36 प्रकार का घोषणा किया था, एक भी पूरा वादा किया तो बताओ। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इसमें असफल हो गए, और इसका परिणाम कांग्रेस को भुगतना पड़ा है। और मैंने कहा कि कुल तो भय और भ्रष्टाचार, कांग्रेस के कार्यकर्ता जगह जगह पुलिस से मारपीट हो रहा है, जगह जगह चाकूबाजी अपराध बढ़ते जा रहा था। इस सब विषयों को ध्यान में रख करके जनता ने निर्णय लिया और उनको विपक्ष में मौका दिया है। आज वो सिर्फ विपक्ष की भूमिका निभा करके सकारात्मक भूमिका निभाना चाहिए, प्रदेश के विकास और जहाँ की सुरक्षा के लिए सकारात्मक विषय उनका उठाना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन सिर्फ विपक्ष की भूमिका, विपक्ष का काम कर रहे हैं वो लोग, और कोई जनहित में कोई मुद्दा जनता के लिए काम नहीं कर रहे हैं। 13 से 18 तक आप गृह मंत्री रहे, उसके बाद जब बात आई 23 के चुनाव की तो आपको टिकट नहीं दिया गया। जो शकुंतला पोर्ते जी हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, उनको उम्मीदवार बनाया गया, जीत कर आए। तो क्या कारण रहा कि आपको टिकट न देकर शकुंतला जी को टिकट दिया गया, क्या लगता है आपको? अब कारण को मैं नहीं बता सकता क्या कारण नहीं दिए पार्टी ने, लेकिन मैं पार्टी के एक सिपाही हूँ। पार्टी ने उन पर विश्वास किया है और सफल भी हुई है, और पार्टी हम पर जो भी, हम तो पार्टी के लगातार सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, पार्टी के विचारधारा से हम काम कर रहे हैं, और निश्चित है कि पार्टी हम पर विचार करेगी और आने वाले समय में जो भी पार्टी का दायित्व होगा उसको हम पूरा करेंगे। जी, एक और सवाल सर जो बहुत महत्वपूर्ण है, आप यहाँ से गृह मंत्री रहे हैं और प्रेम साय टेकाम सर जी यहाँ से कैबिनेट मंत्री में उनका नाम शामिल रहा है, तो कितना विकास देखते हैं आप अपने कार्यकाल में और उनके कार्यकाल में? मैंने उसी को कहा कि विकास कार्यों में हमने जो, हमको 2 बार अवसर मिला, 3 और 8 और 13 और 18 में। लिखा विधानसभा में एक बार विधायक था और एक बार प्रतापपुर विधानसभा से। दोनों विधानसभा को मैं तुलना जब करते हैं तो उनके समय में वो भी कैबिनेट मंत्री लगातार छत्तीसगढ़ में भी रहे, मध्य प्रदेश में भी रहे। लेकिन जितने नदी नालों में पुल पुलियों का निर्माण हमने 5 साल और 5 साल विधायक के रहते काम किया, इतना ये जो है 30 सालों तक लगातार एक व्यक्ति मंत्री पद में रहा है। लगातार 6 चुनाव मैंने लड़ा हूँ उससे, 3 चुनाव हमारे माननीय मुरारी लाल जी जो नहीं है बीच में वो लड़े थे। मैंने 9 चुनाव में 6 चुनाव तो सिर्फ मैं अकेला चुनाव लड़ा हूँ, और वो लगातार मध्य प्रदेश से लेकर के छत्तीसगढ़ में उनसे मेरा मुकाबला होता रहा। तो मैं मान सकता हूँ कि छत्तीसगढ़ का इनके जोगी जी के काल में भी मुख्यमंत्री रहे हैं, भूपेश बघेल जी के सरकार में मंत्री रहे हैं, लेकिन उनके निर्वाचन क्षेत्र का जो मैं देखा, जिस विभाग के मंत्री थे, मैं तो एक बार डिबेट में कहा था कि डॉक्टर प्रेम साय जी अपने गांव में हाई स्कूल नहीं खुलवा पाए। अपने गांव का हाई स्कूल हमने खुलवाया उनके गांव में, और उसका शिक्षा मंत्री थे, लेकिन मैं 10वीं के बाद 12वीं नहीं करा पाया। दुर्भाग्य है उनके शिक्षा मंत्री के कार्य को देख करके। मैं खुद जो है प्रतापपुर विधानसभा में जब मैं मंत्री 17 और 18 के बीच में 25 हाई स्कूल हायर सेकेंडरी का उन्नयन तो मैंने करवाया। उसका परिणाम आज गांव-गांव में हाई स्कूल बन गए, भवनों का निर्माण भी सब जगह बनाए गए, पुलों का तो जाल बिछा दिया मैंने। उस क्षेत्र में बड़ी बड़ी नदी नाले हैं, उनमें मैंने कम से 200 करोड़ रुपए का सिर्फ मैंने पुलों का ही निर्माण शुरू किया था वहाँ पर, जिसमें रेण नदी हो, महान नदी हो, बरन नदी हो, मोरन नदी हो, ऐसे कुछ नदियाँ हैं जिसका हम प्रतापपुर और वार्डनगर दोनों ब्लॉकों को विकास में जोड़ा, और बिजली के क्षेत्र में विकास किया। सोलर पंप के माध्यम से हर गांव में सोलर पंप भी हमने लगवाया,
और नल जल पीएचई विभाग के मंत्री होने के नाते भी हमने जगह जगह पानी की समस्या को निराकरण किया, नल जल के माध्यम से गांव तक पहुंचाने का प्रयास किया। तो ये काम हम तुलना करते हैं तो मैंने कहा कि वो लगातार मैंने मंत्री रहे हैं और विधायक रहे हैं, अभी 5 साल मंत्री रहे, अभी 19 और 23 के अंदर एक भी बड़ा काम, एक भी बड़ा पुलिया कोई 5-10 करोड़ का पास नहीं करा सके, एक भी बड़ा काम नहीं करा सके कि 5-10 करोड़ रुपए का मेरा कोई पुलिया, मेरे समय के जो स्वीकृत था उसको और कैंसिल कर दिया गया 1-2 पुलों का, जिसका नुकसान जनता को हो रहा है। तो ये काम मैंने। एक और बात सर, अगर बात करें 1983, 84, 85 की और अभी की बात करें राजनीति की, तो कितना अंतर आप देखते हैं उस समय के दौर में राजनीति की और अभी के दौर में? देखिए, राजनीति तो बहुत अंतर आ रहा है। 83 के समय में हम लोग राजनीति कर रहे थे, वास्तव में कांग्रेस का प्रबल प्रभाव था उस समय में। इसके बाद भी हम लोग अभाव में भी अपने प्रभाव के माध्यम से, अपनी ताकत और मेहनत के बल पर राजनीति में प्रवेश किया। लगातार हम अपने पंचायतों में, कांग्रेस हमको तो लगातार हराने के लिए आते थे, टीम बना कर के इनको रोको रोको रोको, लेकिन पंचायत में मैंने 40 साल तक कब्जा किया रखा। आज भी मेरा कब्जा है। मैंने कहा कि मैं 3 बार मैं रहा, मेरी पत्नी सरपंच थी, मेरी लड़का सरपंच था, मेरी बहुरिया सरपंच, मैंने हम पंचायत को कब्जा करके रखे हैं। और निश्चित है कि इस पंचायत का विकास भी हमने किया है। यहाँ पर प्राइमरी स्कूल था, यहाँ पर हमने मिडिल स्कूल खुलवाया, यहाँ पर हाई स्कूल हायर सेकेंडरी करवाया, इस गांव में पुलिस चौकी खुलवाया, इस गांव में सब स्टेशन करवाया, इस गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र करवाया, इस गांव में हम ITI जैसे महत्वपूर्ण जगह को भी हमने खोला और हर घर तक बिजली और रोडों का विकास, पक्की रोड जोड़ा। उसका परिणाम है कि इस जन्मभूमि के होने के नाते भी और इस क्षेत्र के लोगों को लाभ मिल रहा है। तो अंतर तो बहुत है। उस समय का एक भी काम हम नहीं करा सके थे। 2003 के पहले एक भी काम हमारे गांव में रोड नहीं बनाया, न कोई CC रोड बना, न तो हम बिजली का विस्तार कर पा रहे थे। लेकिन 2003 के बाद डॉक्टर रमन सिंह सरकार में और हमारे मोदी जी की और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की योजना को लगातार हमने प्रयास किया, तो मेरे गाँव पहुँच विहीन अब नहीं है। जी सर, उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। उनका भी ये कहना है कि जो 7 महीने में काम हुआ बीजेपी की सरकार बनने के बाद और जो 5 साल कांग्रेस का रहा है, अगर दोनों में अंतर किया जाए तो 7 महीना हमारा उन पर भारी है। और जितने भी वादा किए गए थे चुनाव के पूर्व, उसमें 70 से 80% वादा पूरा किया जा चुका है। क्या आपको भी लगता है सच्चाई इस बात में? आपको भी लगता है सच्चाई इस बात में? निश्चित है। मैंने जो मेन मुद्दा था किसानों का, माताओं का, ये काम तो पूरा हुआ है। और शेष काम जो मैंने कहा कि जो अन्य घोषणाएं हैं वो हमारे बजटीय कार्य हैं, वो काम आगे विकास करेगा। चाहे पुलिया बनाना हो, चाहे रोड बनाना हो, बजट के माध्यम से पूरा होगा। लेकिन जो सार्वजनिक हम लोगों ने जो घोषणा किया था कि हम किसानों के समस्या का निराकरण करेंगे, किसानों के धान का मुद्दा था, महतारी बंधन में महिलाओं को सम्मान देने का बात था, तो ये काम पूरा हुआ है, इसमें कोई दो मत नहीं है। राम सेवक पैकरा जी अपना राजनीतिक भविष्य कहाँ तक देखते हैं? यहाँ से आपकी क्या इच्छा है? और देखिए, मैं संघर्षशील व्यक्ति हूँ। मैं लगातार अपने संघर्ष पर विश्वास करता हूँ और पार्टी के विचारधारा को हम लगातार जनता के बीच में पहुँचाया है, कार्यकर्ता तक पहुँचाया है। और मैं पार्टी के सिपाही होने के नाते हमारा लक्ष्य तो लगातार पार्टी की सेवा करना है। पार्टी का आदेश जिस दिशा में होगा वो मेरे लिए सर्वमान्य है। जी सर, आप हमारे साथ जुड़े हमारे कार्यक्रम में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते हमारे माध्यम से कुछ संदेश देना चाहेंगे अपने क्षेत्र की जनता को? TNR न्यूज़ के माध्यम से जो आज हमारे डिबेट बात हो रही है, निश्चित है कि इसके माध्यम से आज हमारे राजनीतिक जीवन की यात्रा का मैंने जो बात रखा है और आज ये संघर्ष का जो हमने जो बातें आई है, हर व्यक्ति को मैं कहता हूँ कि हर क्षेत्र में कोई आगे बढ़ सकता है। कोई राजनीतिक क्षेत्र में प्रयास करके आगे बढ़ सकता है, कोई नौकरी पाने के लिए कर सकता है, कोई कृषि में अच्छी मेहनत करके आगे बढ़ सकता है। हर क्षेत्र में दरवाजे खुले हुए हैं। मेहनत करने वालों के लिए सब जगह उपलब्ध है, सब जगह सम्मान है। इसलिए मेरा संदेश है कि आज के इस कार्यक्रम में निश्चित है कि मुझे जो अवसर मिला है बात रखने का, मैंने रखा है। और सबसे मेरा संदेश तो यही है कि हम सब लोग इस देश और प्रदेश की उन्नति में सब कुछ सहभागिता बने। माननीय मोदी जी की जो कल्पना है कि हम 2047 तक विकसित भारत बनाएं, उस दिशा में हम सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे पूर्व गृह मंत्री राम सेवक पैकरा जी को, जिन्होंने आज हमारे साथ शेयर किया कि अपनी कुछ निजी बातें और कुछ उपलब्धियां और साथ ही साथ जो कैसा उनका राजनीतिक करियर रहा, कैसे शुरुआत की। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए कार्यक्रम में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।